हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिसकी थीम है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हुनर हाट का 28वां संस्करण। जानने की कोशिश करेंगे कि हुनर हाट क्या है, किस प्रकार के कारीगरों के लिए लगाया जाता है, तो वही समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा हुनर हाट है क्या। देखो, हुनर हाट में मुख्य रूप से जो हमारे देसी आर्टिसंस होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सामान बनाते हैं, उनकी कला को प्रदर्शन करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और आपको याद रखना है, इसका आयोजन मुख्य रूप से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो अभी हाल में ही न्यूज में क्यों है, तो हुनर हाट का 28वां संस्करण हाल में ही आयोजित किया जाएगा। और कहां पे किया जाएगा वो समझ लेते हैं। देखते हैं जरा। कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के हुनर हाट का 28वां संस्करण, याद रखिएगा, गोवा के पणजी में आयोजित किया जाएगा। यानी कि गोवा के पणजी में 28वां हुनर हाट आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन 26 मार्च से शुरू किया जाएगा और यह 4 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि 26 मार्च से 4 अप्रैल तक इसका ये आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वोकल फॉर लोकल। यानी कि वोकल फॉर लोकल इसकी थीम रखी गई है, स्थानीय के लिए मुखर। यानी कि हमें हमारे प्रोडक्ट को ही बढ़ावा देना है, हमें हमारी चीजों को ही बढ़ावा देना है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और हुनर हाट का आयोजन कौन करता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जहां पर 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक कारीगर व शिल्पकार इसमें भाग लेंगे, जिससे कि वो अपनी कला को दिखा सकें और लोग उनकी कला से प्रभावित होकर सामान खरीद सकें, जिससे कि हमारे कारीगरों की आय बढ़े, उनका इनकम लेवल बढ़े। तो ये आपको याद रखना है 28वें हुनर हाट के बारे में। अब देखो, मैंने ये आर्टिकल कहां से लिया है, तो ये आर्टिकल लिया है मैंने ऑल इंडिया रेडियो से। यहां पे देखिए, यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी अनाउंस हाईलाइट ऑफ 28th हुनर हाट फ्रॉम 26 मार्च टू 4 अप्रैल। कहां पे? गोवा में। और गोवा में भी कहां पे? पणजी में। और पणजी के अंदर भी कहां पे? तो कला केंद्र अकेडमी है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है एमके रंजीत सिंह ज्वाला समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो हो क्या रहा था। वेस्ट बंगाल के अंदर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, और उस सड़क के निर्माण के लिए उस सड़क के आसपास 150 साल से भी पुराने वृक्ष थे, उनको काटने की बात चल रही थी। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हैं श्री एमके रंजीत सिंह ज्वाला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 150 साल पुराने पेड़ हैं, अगर आप इनको काट देते हो तो आप यह समझते हो कि वनीकरण की सहायता से इनकी भरपाई की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी विकास परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह भी ध्यान रखना है कि प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, नेचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसलिए एमके रंजीत सिंह ज्वाला समिति का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो समझ लेते हैं क्या है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, और इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वन्य जीव विशेषज्ञ तथा भारतीय वन्य ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है रंजीत सिंह ज्वाला, एमके रंजीत सिंह ज्वाला, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। समिति यह जांच करेगी कि विकास परियोजनाओं के निर्माण के समय पेड़ काटने का पैरामीटर क्या हो। पेड़ काटे जाएं तो पैरामीटर क्या हो, क्या आप उनकी भरपाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इन सारी बातों को लेकर इस समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एससी सेट्स अप पैनल टू रिकमेंड नॉर्म्स टू कट ट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है एमके रंजीत सिंह ज्वाला कमेटी के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, देखेंगे क्या है। खबरों में उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। अब क्वेश्चन उठता है, ये एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। और इस एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही राज्य में टोटल 6 एयरपोर्ट हो गए हैं। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस एयरपोर्ट के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा क्या है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुर्नूल में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अब राज्य में कितने टोटल 6 एयरपोर्ट हो गए, ये आपको याद रखना है। इस एयरपोर्ट का नाम राज्य के स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। यानी कि इस एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर? उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर रखा गया है। और आपको याद रखना है, इन्होंने 1847 में करनूल के किसानों के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, और उन्हीं को यादगार बनाने के लिए उन्हीं के नाम पर
इस उलाईवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और कहां पर देखने को मिलेगा ये? तो ये देखने को मिलेगा कहां पर बताइए? तो ये देखने को मिलेगा कर्नूल, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये अच्छे से आपको याद रख लेना है इस एयरपोर्ट के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है खबरों में बाघिन सुंदरी। देखो, बाघिन सुंदरी खबरों में है वो तो ठीक है, लेकिन हमें यहां पर 2 टाइगर रिजर्व के बारे में जानना है। तो ध्यान से सुनिए, समझेंगे उनके बारे में। क्या है? हाल ही में उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व से बाघिन सुंदरी को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में लाया गया है। और कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में बताऊं तो यह राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, समझेंगे। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां है? तो वो है उड़ीसा में, ये आप जानते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। और कान्हा आपको देखने को मिलेगा एमपी में। तो समझ लेते हैं क्या है इसमें, समझिए जरा। तो बाघिन लाई गई है। अब हम समझेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व। देखिए, अगर आप मैप देख रहे हैं तो यहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व है, ये एमपी का मैप है। और यहां पर आपको कान्हा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए लोकेशन मध्य प्रदेश है, ठीक है। मंडलिया इसका नियरेस्ट सिटी है। एरिया इसका 940 किलोमीटर के आसपास है। और इसको 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बनाया गया था। नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1955 में दिया गया था। और टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको 1974 में दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में? कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक आप जानते हैं क्या है अगला, देखते हैं जरा। अगला टॉपिक है उडाई के नए प्रेसिडेंट। हाल ही में क्या है आप जानते हैं? उडाई क्या है? उडाई है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो समझेंगे क्या है ये और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो है क्या, हाल में ही सौरभ गर्ग जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि उडाई का अध्यक्ष बनाया गया है सौरभ गर्ग जी को। आप जानते हैं उडाई क्या है? आप सबके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड की देखरेख व उसके निर्माण का कार्य कौन करता है? तो आपको याद रखना है वो संस्था है जिसको बोलते हैं उडाई। तो उसी के अभी चेयरमैन बनाए गए हैं सौरभ गर्ग जी। यहां पर देखिए, सौरभ गर्ग अपॉइंटेड उडाई सीईओ संजीव कुमार टू AAI, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चीफ इनको बनाया गया। बाद में बात करेंगे इनके बारे में भी। सौरभ गर्ग अपॉइंटेड एज अ सीनियर आधार बॉडी उडाई चीफ। तो ये आपको पता लग गया। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं थोड़ा सा उडाई के बारे में भी। देखो, उडाई अगर मैं बात करूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 2009 में। काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन करती है, ठीक है, जिससे कि डीबीटी को सीधा सीधा लोगों के खाते में पहुंचाया जा सके। बैलेट तो आप जानते हैं इंडिया में है। और कौन इसका यूज कर सकता है? तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है इसके बारे में। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आधार के बारे में भी देख लेते हैं। आधार को कौन देखता है? आधार को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। आपको आज पता लग गया होगा कि आधार की देखरेख किस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे सत्यनारायणा जो इसके चीफ हैं, ठीक है, पंकज कुमार अय्यर इसके सीईओ हैं उडाई के। तो ये आपको याद रख लेना है। इनकी भी वही 2009 में इसे बना था, तो ज्यादा वो नहीं है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। उडाई के चीफ कौन बनाए गए हैं? तो सौरभ गर्ग जी बनाए गए हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा खबरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनवरी 2020 में लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की गई है। लेकिन हाल में ही कैबिनेट ने एक और नया निर्णय लिया है। और वो नया निर्णय क्या है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानपुर तथा वाराणसी में इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज अच्छे से याद रखिएगा कि यूपी के किस किस क्षेत्र में कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है। तो आप जानते हैं कौन कौन सा? कानपुर हो गया है, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ पहले से है। यहां पे देखिए ये आर्टिकल है, यूपी कैबिनेट अप्रूव पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वाराणसी कानपुर, यानी कि अब यहां की देखरेख पुलिस के हाथों में होगी। पुलिस शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। समझेंगे क्या है? 1996 में स्थापित इस पुरस्कार को 2020 के लिए प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख आविष्कार पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और हाल में ही 2020 के लिए यह प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को दिया गया है। आपको याद रखना है यह पुरस्कार मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राज्य के लिए सराहनीय कार्य किए हों किसी भी क्षेत्र में, उन लोगों को यह दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख की नगद राशि, इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। तो हाल में ही यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है आशा भोसले जी को। मैंने उनका ट्वीट भी यहां से लिया है, जस्ट गॉट द न्यू विंग बेस्ट अवार्ड। यहां पे देखिए महाराष्ट्र हाईएस्ट ऑनर टू सिविलियन, तो ये उनको दिया गया है, उन्होंने ट्वीट करके दिखाया था। यहां पे देखिए ये आर्टिकल है, आशा भोसले टू बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, लता मंगेशकर
अवधूत गुप्ते कॉन्ग्रेचुलेट, यानी उन्होंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और आपको याद रखना है लता मंगेशकर जी को पहले से ये मिल रखा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा खबरों में ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स। आप जानते हैं ऑक्सफैम हर साल एक रिपोर्ट इशू करता है, और हाल कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन हाल में ही ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये हमारे संसद का हिस्सा बनी थी। संसद पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा इसको कवर किया जाए। देखते हैं क्या है। इस इंडेक्स को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब इस इंडेक्स में है क्या, पैरामीटर क्या है, तो 3 पैरामीटर है। पहला सार्वजनिक सुविधा, डेट मीन्स पब्लिक फैसिलिटी। दूसरा कर प्रणाली, डेट मीन्स टैक्स सिस्टम। और तीसरा श्रमिकों के अधिकार, डेट मीन्स वर्कर्स राइट। इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स को जारी करने का काम ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। अब समझ लेते हैं भारत कहां पे खड़ा है। इस साल के लिए इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें 158 देश थे, और 158 देशों में हमारी क्या स्थिति है समझते हैं। इस साल के लिए जारी किए गए इस इंडेक्स में भारत को 158 देशों में से 129वां स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान नॉर्वे को, दूसरा स्थान डेनमार्क को और तीसरा स्थान जर्मनी को मिला है। मजे की बात, हमसे अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है, हमारा पड़ोसी देश। हमसे अच्छी स्थिति बांग्लादेश की है। बस हमसे खराब स्थिति अगर किसी की है तो वो भूटान की है। बाकी सभी हमारे पड़ोसी देश हमसे अच्छी स्थिति में, जिससे यह पता लगता है कि भारत में इनइक्वालिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, और ये कहीं तक सही भी है। अगर आप पैरामीटर देखें तो मात्र 10% पॉपुलेशन पर हमारे देश की पर 80% से ज्यादा पैसा है। ये इनइक्वालिटी तो दिखाता है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहताज हैं खाना खाने के लिए भी, तो ये इनइक्वालिटी को ही दिखाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है खबरों में मुख्य न्यायाधीश। आप जानते हैं वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो हाल में ही इन्होंने नए न्यायाधीश की सिफारिश की है, तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। इन्होंने कहा है कि मेरा उत्तराधिकारी एन.वी. रमन्ना को बनाया जाए। देखेंगे रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। याद रखिएगा 48वें होंगे 48 में। और पहले कौन थे तो आप जानते हैं कौन थे, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ठीक है, जे कानिया ये हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब क्या है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, कोई प्रावधान नहीं है। देखो होता क्या है, मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट होता है। तो सीनियर मोस्ट जज को ही उनके जो पहले के मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद ये रिकमेंडेशन जाती है हमारे कानून मिनिस्टर के पास। कानून मिनिस्टर भेजते हैं प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, और इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो ये आपको याद रखना है, एन.वी. रमन्ना जी को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। एक बात और याद रखनी है कि सबसे वरिष्ठतम तो होता है, लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इस प्रथा को तोड़ा गया था, जब 3 सीनियर मोस्ट जज को नजरअंदाज करते हुए एक जज थे जिनका नाम था ए.एन. रे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उसके बाद 1975 में भी इसको तोड़ा गया, जब एच.एम. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये आपको याद रख लेना है किसके बारे में, न्यायाधीश के बारे में। और आपको एक और बात बता देता हूं, इनको पद से इनके 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के द्वारा इनको महाभियोग की प्रक्रिया के महाभियोग जैसी प्रक्रिया, याद रखिएगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के आधार पर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखना है हमारे मुख्य न्यायाधीश के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो किससे संबंधित है बताएं, चलो देखते हैं। यहां पे देखिए एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े रिकमेंड जस्टिस एन.वी. रमन्ना एज अ सक्सेसर। तो आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं ये बताएं, तो ये हैं 48 नंबर के। और पहले कौन थे, तो पहले थे हीरालाल जे कानिया। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। 1-2 बच्चा देता है, अच्छा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं पूरा वीडियो देख रहे हैं तो समझें क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, आंसर दें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिससे कि चीजें बढ़ें, ये स्प्रेड हो। आप आंसर देते हैं, कमेंट लिखते हैं, इससे रीच बढ़ती है, रीच बढ़ती है तो लोग जुड़ते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो देख लेते हैं अपना क्या है। लोकपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है लोकपाल के बारे में, लोकपाल एक संवैधानिक पद है जिसका वर्णन भाग 5 में किया गया, 5 में दिया गया है। चलो समझ लेते हैं। इंग्लिश में लोकपाल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विच इज गिवन इन पार्ट 5। देखते हैं। लोकपाल
प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति से संबंधित मामले भी देख सकता है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, पिनाकी चंद्र घोष को देश का प्रथम लोकपाल बनाया गया था। अब आपको विचार करना है, लेकिन विचार करने से पहले यह भी समझ लीजिए पूछा क्या है। पता लगे कि आप विचार कर रहे हैं और पूछा कुछ और ही है, तो यहां पर पूछा है गलत, तो आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, कल संडे है, कल आपका ऐसा ही एक टेस्ट होगा, शाम के टाइम पर वो क्लास आएगी। सो प्लीज आप लोग रेडी रहिएगा। 7 बजे के आसपास वो क्लास आएगी, जिसमें जो भी आपने पूरे हफ्ते में हमने करंट अफेयर डिस्कस किए उसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग साथ साथ आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर चीजें पसंद आती हैं तो जानते हैं आपको क्या करना है। देखो, जब तक चीजें ग्रोथ नहीं करेंगी ना तो मुझे फायदा होगा, और फिर अगर आप हार्डवर्क करते जाओ और कुछ अर्न ना हो तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे थोड़ा सा प्रमोट करें, चैनल को बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बोलें कि आप भी इनको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।